ये आप लोग का क्रैश कोर्स का हार्डवेयर का कौन सा लेक्चर रहेगा? ये थर्ड लेक्चर? आई थॉट थर्ड लेक्चर होना चाहिए। एनीवन बता सकते हैं? दिस इज थर्ड लेक्चर। ओके। तो एक्चुअल में हम लोग देख रहे थे कि हाइब्रिडाइजेशन में एक तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका है कि हम लोग सर कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेंगे, लोन पेयर निकाल लेंगे, करेक्ट, और उन दोनों को ऐड कर लेंगे तो स्टेरिक नंबर मिलेगा, और जितना स्टेरिक नंबर रहेगा उतना ही नंबर ऑफ हाइब्रिड और वाइटल होगा। इन जनरल आप केमिस्ट्री पढ़ने तो थोड़ा एक्सेप्शन के लिए रेडी रहिएगा, बट इन जनरल राइट। अभी ज्योमेट्री पे आया ही नहीं है कि ज्योमेट्री क्या होगा, बस उससे मतलब अभी नहीं है। मुझे इस नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस नाइट्रोजन? वेरी गुड, 3। एंड हाउ मेनी लोन पेयर? तो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, इज इट राइट? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 बॉन्ड बनाने चला गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो तो लोन पेयर यहाँ पे कितना मानेंगे? 1 ना। फिर से एक बार, क्लास जब लेना स्टार्ट करूँगा, ये मेरा बहुत विनम्र निवेदन है एज ए टीचर, क्लास देखिए, अगर ऐसा फैसिलिटी है तो मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि जब क्लास करते हैं तो आसपास का सराउंडिंग पीसफुल हो। दैट्स वाई कि आप अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकें, डिस्कस कर सकें। पहले बात तो ये क्रैश कोर्स इसमें फास्ट रहने की कोशिश कर रहा हूँ। आसपास में अगर डिस्टर्बेंस सराउंडिंग रखिएगा तो फिर मैं क्या बोल रहा हूँ वो बिल्कुल आप एक प्रेशर में बैठ के पढ़ते रहेंगे। इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, ताकि आप बिल्कुल कंफर्टेबली आप अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकें, डिस्कस कर सकें। क्योंकि ऑफिस से बात है, मैं भी घर से क्लास लेता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि कितना प्रेशर आता है। कोई दरवाजे पर नॉक भी करता है तो लगता है कि सो मच प्रेशर क्रिएट हो गया, कहीं ना कहीं डायरेक्टली हो जाता है। तो यहाँ देखिए, नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 लोन पेयर 1, तो स्टेरिक नंबर कितना रहेगा स्टूडेंट? सब लोग बोलिए तो। स्टेरिक नंबर 4 ना, दोनों को ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ हाइब्रिड और वाइटल कितना होगा नाइट्रोजन के लिए? यस, नंबर ऑफ हाइब्रिड और वाइटल 4 हो जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जिस नाइट्रोजन के लिए आप काम कर रहे हैं और जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपने बात किया था, कोऑर्डिनेशन नंबर और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट रहेगा, सेम ही बात है, सेम बात है राइट। तो एक्चुअली बॉन्ड यस, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने जो अपना बॉन्ड बनाया तो अपना कौन सा इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट किया सर? आउटर मोस्ट ऑर्बिट का। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब सेकेंड ऑर्बिट का, राइट। एंड सेकेंड ऑर्बिट में हाउ मेनी सब सेल? ओनली 2 सब सेल, करेक्ट ना? कौन कौन सा? एस और पी, यस, वेरी गुड, 2s एंड 2p। तो भाई एस में तो एक ही बॉक्स रहेगा, पी में 3 बॉक्स रहेगा, तो टोटल 4 बॉक्स हो गया ना। हाउ मेनी टोटल बॉक्स? 4 बॉक्स। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4 है, तो वही तो 4 मिक्स हुआ होगा। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3, करेक्ट। और इस sp3 नाम का कितना ऑर्बिटल रहेगा आपके पास? पहला क्वेश्चन अब इसमें आएगा, यस, sp3 नाम का 4 ऑर्बिटल रहेगा, राइट। ओके, और मान लेते हैं कुछ ऐसे बातों को समझिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा, पूछा जा सकता नहीं है। आपने लोन पेयर को स्टेरिक नंबर में काउंट में लिया, राइट।
आपने लोन पेयर को स्टेरिक नंबर में काउंट किया। तो ये कुछ ऐसा बात हो रहा है कि कोई मकान बन रहा है, घर बन रहा है और आपके नाम से एक रूम कमरा बन रहा है कि देखो भाई एक बनेगा तो 5 रूम है, एक तुमको भी मिलेगा। आपके नाम से बना और आपको ही नहीं मिला, कितना ख़राब फील होगा, राइट। तो भाई लोन पेयर को आपने काउंट कर लिया स्टेरिक नंबर में, राइट। और स्टेरिक नंबर जितना रहेगा उतना ही नया घर बनेगा, हाइब्रिड और वाइटल, करेक्ट। तो लोन पेयर को भी तो एक मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन में यहाँ पे जो लोन पेयर है, दिस लोन पेयर प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल, तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, sp3 ऑर्बिटल। क्यों सर, इसको अकाउंट में लिए हैं, करेक्ट ना। प्रेजेंट इन sp3 ऑर्बिटल। इसका हाइड्रोजन क्या है इस कार्बन का, sp2, sp2 होगा, करेक्ट। अब यहां देखें, तो दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ व्हाट, दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ, तो बोलना है कि सर ए बना, ए देगा अपना sp2, राइट, और ये अपना देगा sp3, करेक्ट ना। इसका मतलब दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ sp2 एंड sp3 ऑर्बिटल, इज इट राइट। हो गया, हटाएं। दो एटम है ए एंड ए, दो एटम के ज्वाइन करने वाले लाइन को, लाइन ज्वाइनिंग टू एटम, इसको आज के बाद बोलेंगे मॉलिक्यूलर एक्सिस। बोलिए तो मेरे साथ, कौन सा एक्सिस, मॉलिक्यूलर एक्सिस। और इस मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो सर मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर तो यही रहेगा, राइट। तो आज बात कोई पूछेगा व्हाट द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर एक्सिस, तो लाइन ज्वाइनिंग टू एटम, तो उन दोनों एटम के लिए ये लाइन रहेगा मेरा मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो सर मॉलिक्यूलर एक्सिस और डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर एक्सिस का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आज के बाद सिग्मा बॉन्ड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज along मॉलिक्यूलर एक्सिस बनता है। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ एक्सियल ओवरलैपिंग, और एक्सियल ओवरलैपिंग किसके अलॉन्ग होता है, मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलॉन्ग होता है। याद रहेगा, मैं लिखवा दूंगा। सिग्मा बॉन्ड किसके अलॉन्ग बनेगा, अलॉन्ग, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू एक्सियल ओवरलैपिंग, और एक्सियल ओवरलैपिंग किसके अलॉन्ग, मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलॉन्ग। और मॉलिक्यूलर एक्सिस कौन सा होता है, दोनों एटम को ज्वाइन करने वाला लाइन, राइट। लिखिए नोट करके, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म along molecular axis form due to, ऐसे लिखेगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू एक्सियल ओवरलैपिंग and axial overlapping takes place along which direction, along molecular axis, करेक्ट ना। चलिए पहला पॉइंट तो ऐसे है।
मैं लिखवा रहा हूँ। ये लिख लिए? pi bond form due to side wise overlapping which is also known as lateral overlapping। साइड वाइज ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ? lateral overlapping, करेक्ट ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर पाई बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू साइड वाइज ओवरलैपिंग या lateral ओवरलैपिंग along which direction, and it is formed perpendicular to मॉलिकुलर एक्सिस। अब समझ में आ गया? करेक्ट, यस। तो यहां देखिए बोलिए। मैं आपका समस्या समझ गया। वेट कीजिए, पहले ये समझ में आ गया कि मॉलिक्यूलर एक्सिस क्या बोलते हैं, एक्सल ओवरलैपिंग से क्या बनता है। ओके थोड़ा वेट करना है। जब ये टॉपिक का स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली इसको बढ़िया से पढ़ाएंगे और आपके मन में क्यूरियोसिटी भी है। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे ऐसे रहेगा, करेक्ट ना, और यहाँ पे सपोज कीजिए कि सर ऐसे रहेगा और यहाँ पे ऐसे रहेगा। शायद आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि सर क्या कीजिएगा जब टेट्रा एटॉमिक रहेगा, 4 एटम है, राइट? हाँ, मैंने तो ये बोला ही नहीं। मैं तो जस्ट स्टार्ट किया था कि 2 एटम है और 2 एटम को ज्वाइन करने में लाइन को मॉलिक्यूलर एक्सिस बोलेंगे। मैंने एक कहाँ बोला कि अगर 2 से ज़्यादा एटम रहेगा तो मॉलिक्यूलर एक्सिस एक ही रहेगा। मेरा डिफिनेशन के अंदर बहुत डेप्थ था। मैंने बहुत सिंपल सा बात किया कि लाइन ज्वाइनिंग 2 एटम इज कॉल्ड व्हाट? मॉलिक्यूलर एक्सिस। इज इट राइट? कौन सा 2 एटम मैंने बोला? नहीं बोला। अब यहाँ पे ए बॉन्ड किसके बीच में है? सर इस एटम ए और एटम बी, राइट? तो एटम ए और बी के लिए दिस इज द मॉलिक्यूलर एक्सिस। क्या नाम है आपका स्टूडेंट? रागिनी? ओके, तो एटम ए और एटम बी के लिए दिस इज द मॉलिक्यूलर एक्सिस। इज इट राइट? एटम ए और सी के लिए दिस इज द मॉलिक्यूलर एक्सिस, करेक्ट ना? बिल्कुल होगा, यही तो मैं बोल रहा था। और एटम ए और डी के लिए दिस इज द मॉलिक्यूलर एक्सिस, करेक्ट ना? इसका मतलब सर आपने ये सिखाया कि एक ही मॉलिक्यूल में बहुत सारा मॉलिक्यूलर एक्सिस हो सकता है अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। इज इट राइट? अब हाँ ना, आप ही को बोलना है। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड बन सकता है, करेक्ट? सिग्मा बॉन्ड। तो एटम ए और बी के लिए मॉलिक्यूलर एक्सिस ए रहेगा, एटम ए और सी के लिए मॉलिक्यूलर एक्सिस ए रहेगा, एटम ए और डी के लिए मॉलिक्यूलर एक्सिस ए रहेगा। यहां तक समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट। अब इफ देयर इज अ पाई बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी, अगर ए और बी के बीच में पाई बॉन्ड बनता है तो पाई बॉन्ड बनता है ड्यू टू, यहां देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये जो यहाँ पे ये देख रहे हैं, एक मार्कर का ये एंड पॉइंट और ये एंड पॉइंट, ये एटम ए है और ये एटम यहाँ पे बी है। यहाँ पे दोनों एटम को ज्वाइन करने में लाइन के अलॉन्ग जो ओवरलैपिंग होगा, उस लाइन के अलॉन्ग, इस लाइन के अलॉन्ग अपने आप को ऑर्बिटल लाकर जो ओवरलैप करेगा तो उससे बनेगा सिग्मा बॉन्ड।
लेकिन एटम ए और बी के जो ज्वाइन करने वाला लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर में ऐसे कोई ऑर्बिटल आकर साइड वाइज ऐसे ओवरलैपिंग करता है पैरेलल होकर, राइट, तब वहां से जो बॉन्ड बनेगा उसको सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड। तो एटम ए और एस, लेकिन यहाँ पे एटम इस मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर में जो पाई बॉन्ड बनेगा वो किसका पाई बॉन्ड? मैंने बोला है कि पाई बॉन्ड फॉर्म अलोंग द परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो सर जिसके बीच में पाई बॉन्ड बनेगा, ए और बी के बीच में जब पाई बॉन्ड बनेगा तो वो ए और बी के मॉलिक्यूलर एक्सिस पे परपेंडिकुलर रहेगा, राइट। एटम ए और डी का पाई बॉन्ड रहेगा तो वो किसके? इसके मॉलिक्यूलर एक्सिस पे या इसके मॉलिक्यूलर एक्सिस पे परपेंडिकुलर? यस, क्लियर। इसका मतलब पाई बॉन्ड फॉर्म परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस, राइट। तो वो परपेंडिकुलर, तो जिस एटम के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा उसके मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर उन दोनों के बीच का पाई बॉन्ड, इज इट राइट। तो आज के बाद साइड बाय ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेगा और एक्सल ओवरलैपिंग से, लैटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेगा और एक्सल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इज इट राइट। चलिए यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट। H2, राइट, यही है ना, कोवेलेंट बॉन्ड है। अब मॉडर्न थ्योरी में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मानते हैं या ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, राइट। तो ये अपना कौन सा लेकर जाएगा? 1s, करेक्ट। और ए भी अपना कौन सा लेकर जाएगा? 1s, करेक्ट ना। और ए हाइड्रोजन है और ए भी हाइड्रोजन है, तो दोनों एटम के ज्वाइन करने में लाइन के अलोंग हम लोग ऐसे मिला देंगे, करेक्ट। बाद में इसको एमओटी में पढ़ेंगे, दिस इज नॉट द राइट टाइम, जस्ट थोड़ा सा मुझे इंट्रोडक्शन समझाना था। हाइड्रोजन को जब एमओटी पढ़ाऊंगा तो ओवरलैपिंग वहाँ पे पढ़ा दूंगा, ठीक है, वो रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू 1s ऐसे रहेगा, करेक्ट ना, ठीक है। अब इसमें दो टाइप का होता है, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, बट अभी मैं इसमें नहीं जाऊँगा कि बॉन्डिंग होगा या एंटी बॉन्डिंग होगा। अभी जानिए कि ऐसे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ देखिए O2, दो ऑक्सीजन के बीच में क्या रहता है? डबल बॉन्ड ना। और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p4, इज इट राइट। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6, राइट। ये हो गया 2s2 हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, अपने ऑक्टेट से कितना इलेक्ट्रॉन दूर है? अपने ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन दूर है, राइट। ओके, तो मान लेते हैं कि एक 2px है, एक 2py है, लेट अस सपोज एक 2pz है। तो दो एटम के बीच में, दो ऑक्सीजन के दो एटम के बीच में सबसे पहले क्या बनेगा? पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड? इन जनरल पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, राइट, इन जनरल। तो मान लेते हैं कि दो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर एक्सिस, इज इट राइट। तो मान लेते हैं कि पी वाई ये अपना दे रहा है, ये भी अपना पी वाई दे रहा है। कौन सा पहले बॉन्ड बनाएगा? पहले अपने मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैपिंग करेगा। तो दिस इज फॉर्म ड्यू टू व्हाट?
P/Py. Is it right? And it is very important to note that यहाँ देखना है। अगर आपसे कोई पूछेगा Px का ओवरलैपिंग Py के साथ पॉसिबल है या नहीं है, Py का Pz के साथ पॉसिबल है या नहीं है, Pz का Px के साथ पॉसिबल है, क्यों? लेकिन वही तो मेरा क्वेश्चन है, क्यों नहीं पॉसिबल है Px का Py के साथ? Px का मतलब सर p ऑर्बिटल लाइंग अलोंग x एक्सिस, राइट? तो आप Px का Py के साथ करने जा रहे हैं, तो फिर Py तो अलोंग y एक्सिस जाएगा, करेक्ट? और ओवरलैपिंग किसके लिए करते हैं? ओवरलैपिंग करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। बॉन्ड बनाने में क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। तो Py सर्चिंग फॉर इलेक्ट्रॉन, Py जा रहा है इलेक्ट्रॉन के खोज में, पेयरिंग करने के लिए, बट जहां पे जा रहा है वहां पे Px का इलेक्ट्रॉन है या यहाँ पे नोडल पॉइंट और नोडल प्लेन है? यहाँ यस, तो इस टाइप का ओवरलैपिंग अलाउड होगा। इस टाइप का ओवरलैपिंग को हम लोग जीरो ओवरलैपिंग नाम देते हैं। दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज नॉट अलाउड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। इज इट राइट? दैट्स वाई Px का आज के बाद Py के साथ ओवरलैपिंग नहीं होगा, बॉन्ड नहीं बनाएगा, चाहे सिग्मा या पाई, किसी भी टाइप का नहीं। Py का Pz के साथ नहीं होगा, अब Pz का Px के साथ नहीं होगा, करेक्ट? इसका मतलब सर Px का Px के साथ होगा, Py का Py के साथ होगा, और Pz का Pz के साथ होगा। इज इट राइट? तो देखिए, कुछ बातें यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने तरीके से मोल्ड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। उसके पीछे का वजह है कि यहाँ पे एक्चुअली मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे माइंड में चल रहा है कि मैं रेजोनेंस भी अगर पढ़ाना स्टार्ट किया आप लोग को तो वहाँ पे मुझे हेल्प हो जाए, इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ अलग लिंक से हटकर बात कर रहा हूँ, करेक्ट ना? तो Pz का Px का Px के साथ, Py का Py के साथ, और Pz का Pz के साथ। इज इट राइट? आज बात Px का Py के साथ नहीं होगा, Py का Pz के साथ नहीं होगा, Pz का Px के साथ नहीं होगा, करेक्ट ना एवरीवन? ओके, तो मान लेते हैं कि ये जो ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बनाना है और ऑर्बिटल डायग्राम दिखा रहे हैं, दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू Py एंड Py, तो इसके परपेंडिकुलर में कौन सा रहेगा? लेट इट इज Pz, तो Pz का ओवरलैपिंग तो Pz का साथ ही होगा ना। तो बताइए एक कौन सा बॉन्ड है? दिस बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ व्हाट? Pz एंड Pz, एंड दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ Py एंड Py। तो ऑक्सीजन में जो डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसमें एक सिग्मा है एक पाई है। दिस वन इज सिग्मा एंड दिस वन इज व्हाट? पाई। इन दोनों को मिलाकर 2 पाई या 1 पाई? 1 पाई बोलते हैं, ठीक है? दिखा दीजिएगा। तो देखिए पाई बॉन्ड, आपका पाई बॉन्ड मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इज इट राइट? ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए। हाँ हाँ राजवीर, मैंने इस डायग्राम में बोला कि दिस बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू एक्स, दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ Py एंड Py, मतलब एक्सियल ओवरलैपिंग, एंड एक्सियल ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस अलोंग मॉलिक्यूलर एक्सिस। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बनाना है, तो एक तो सिग्मा बन गया, पाई बॉन्ड कहाँ बनेगा? तो ऑक्सीजन के लाइन, ऑक्सीजन एटम के ज्वाइन करने वाले लाइन के परपेंडिकुलर, बिकॉज वही मेरा मॉलिक्यूलर एक्सिस रहेगा। दिस इज द मॉलिक्यूलर एक्सिस, राइट? तो पाई बॉन्ड ऑलवेज मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर बनता है, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो ये है मेरा Py। तो नहीं लगता है कि बाई एक्सिस पे जेड एक्सिस या एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर रहेगा, इसलिए यहाँ पे इसके अलावा क्या रहेगा? Pz रहेगा। इसका मतलब सर आज के बाद जिस लाइन के अलॉन्ग सिग्मा बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड में,
उसी लाइन उस लाइन के परपेंडिकुलर में ही उन दोनों एटम के बीच में पाई, अगर पाई बॉन्ड बनता है तो उस लाइन के परपेंडिकुलर बनेगा और लैटरल ओवरलैपिंग होगा। करेक्ट। और ये सब बहुत कुछ आएगा, डोंट वरी, आफ्टर हार्वेस्टर मैं पढ़ाऊंगा ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल एंड एमओटी। ठीक है, देखिए मैं इस तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। एक फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक लेकर चल रहा हूँ, एक जनरल केमिस्ट्री का, इस पार्ट से भी मार्क्स आता है। तो इस पार्ट में मैं हार्वेस्टर, एमओटी, फिर वीबीटी ये सब कवर करते हुए आगे बढ़ूंगा। करेक्ट। और उधर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ही, चल ही रहा है। कुछ कुछ आपको प्लेलिस्ट फाइल भी दे रहे हैं साथ में। प्लेलिस्ट फाइल बोलिएगा तो और भी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से भी कुछ आप हेल्प ले सकते हैं। यहाँ देखिए, स्टेरिक नंबर 2 रहेगा तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना रहेगा? नंबर ऑफ यस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 रहेगा। और जनरली वो किसका रहेगा? उसमें हाइड्रोजन क्या रहेगा? sp रहेगा। करेक्ट। यस। और sp का ज्योमेट्री क्या रहेगा? तो मान लेते हैं कि ये सेंट्रल एटम है। हाइब्रिड और ऑर्बिटल तो किसी एटम का ही तो हम लोग इमेजिन करेंगे, राइट। इसका मतलब है कि sp का जो 2 ऑर्बिटल रहेगा वो उन दोनों का अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, जब भी कोई पूछे कि क्यों ऐसा ज्योमेट्री हुआ, एक लाइन का आंसर VSEPR थ्योरी, राइट। तो ये एक दूसरे से कितना एंगल पे रहता है? 180 डिग्री पे। करेक्ट ना। और sp का वन ऑफ द लोब बिगर, दूसरा स्मॉलर, वन ऑफ द लोब बिगर, दूसरा स्मॉलर, इसी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या दिखाए हैं? दिस एंड दिस। बोलना है, बोलने से तो सीखिएगा। इट इज नॉट लोन पेयर, इट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर। स्टेरिक नंबर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर डिफरेंट थिंग या सेम थिंग? सेम थिंग। तो ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर बॉन्ड पेयर भी आ गया, लोन पेयर भी आ गया। इज इट राइट? भाई बॉन्ड पेयर भी इलेक्ट्रॉन ही है, करेक्ट ना। इसलिए यहाँ पे जो मैं 2 दिखाया हूँ लोन पेयर नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा रहा हूँ। करेक्ट। और एंगल कितना रहेगा? 180। तो स्टेरिक नंबर 2 के लिए आज के बाद ज्योमेट्री क्या रहेगा स्टूडेंट? लीनियर। अरे लोन पेयर नहीं दिखा रहा हूं, क्या दिखा रहे हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर। करेक्ट। और आप सबको ये पता होगा कि इसका विग्रस यूज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में करेंगे, है ना। आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नहीं मिला है क्या हार्वेस्टर? हम लोग को तो बहुत विग्रसली मिला हुआ है। ओके। बहुत सारे बच्चे तो आउट ऑफ गुवाहाटी से भी क्लास कर रहे हैं। एनीवन? अच्छा, नेटवर्क मोटामोटी ठीक ठाक है? चलिए, तो डिस्टर्ब रहता है तो है ना, लाइक एंड सब्सक्राइब कैटलिस्ट कोचिंग सेंटर गुवाहाटी। अच्छा कर दिया वही मैं देख रहा हूँ क्या नहीं। देखिए आज मतलब मैं एक्चुअली अभी देखा हूँ कि उसमें 1100 हो गया सब्सक्राइबर। चलिए मेरे लिए एक अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बढ़ गया है। लेकिन उसमें नहीं बोलते रहते, ऐसा करना रहता था हर वीडियो में बोलता लास्ट में लाइक एंड सब्सक्राइब। हो गया तो हो गया।
तो पब्लिक करते रहते हैं। मैं अभी नहीं चाहता कि वो दिन आए कि सिर्फ यूट्यूब के सहारे ज़िंदा रहना पड़े। आई एम वेरी मच हैप्पी कि बच्चे और पेरेंट्स ट्रस्ट करते हैं। पिछले 10 साल से मैं अपना मेहनत करके ऐसे पढ़ाकर धीरे धीरे पहुँचे लाइफ में आगे। एनीवे, अस्टेरिक नंबर 3 के लिए, राइट? तो अस्टेरिक नंबर 3 का मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या रहेगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 रहेगा, राइट? तो और वो हाइब्रिडेशन क्या रहेगा? इन जनरल sp2, राइट? तो अकॉर्डिंग टू कौन सा थ्योरी? कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो बोल देना है VSEPR, राइट? अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, ये 3 जो मैंने डॉट दिखाया दो दो का, वो क्या है? इज इट लोन पेयर या बॉन्ड पेयर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर? ये क्या रहेगा इसका? जो ये रहेगा ट्रायंगुलर प्लेनार। ये तीनों रहेगा कहाँ पे? तो सर ऐसा क्यों होगा? तो एक बार बार जो आप बोलते रहे कि सर अकॉर्डिंग टू VSEPR, भाई VSEPR का मतलब है कि आपके हाथ में 3 पेयर इलेक्ट्रॉन का दे दिया गया, और फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी क्या करेंगे? फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेंगे, राइट? तो 3 पेयर को एक को सेंटर मानते हुए मैक्सिमम डिस्टेंस इमेजिन कीजिए, यही रहेगा 120 120 120 पे, राइट? तो इस ये रहेगा ट्रायंगुलर प्लेनार, करेक्ट ना? अब यहां देखिए, एंगल इन जनरल 120 बोलेंगे, बट आप एंगल 120 है, बट डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन समटाइम्स इट मे बी लेस देन 120, करेक्ट? इसलिए आपको एक टॉपिक मैं ये भी पढ़ाऊंगा, हाउ टू कंपेयर बॉन्ड एंगल, क्योंकि नीट वगैरह में देखा हूं कि बॉन्ड एंगल का ऑर्डर भी पूछा जाता है 4 एग्जाम्पल देकर, राइट? तो हाउ कैन बी कंपेयर द बॉन्ड एंगल, उस पार्ट पे भी मैं काम करूंगा। इसलिए प्रॉपर मेरे दिमाग में एक मोटा मोटी खाका बना हुआ है कि क्या क्या पढ़ाने से ज़्यादा मार्क्स आ सकता है। एनीवे, तो यह है ट्रायंगुलर प्लेनार। तो एक्चुअल में स्टूडेंट यहाँ पे जो ए और ए, ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल है। कौन सा हाइब्रिड? sp2, राइट? और sp2 में एक लोब बिगर होता है, दूसरा स्मॉलर होता है। तो सही से अगर देखा जाए देखिए, तो मैंने सही से ड्रॉ किया, बिगर स्मॉलर बिगर स्मॉलर बिगर स्मॉलर, राइट? तो सर sp2 में p का कितना जाता है? हाउ मेनी p ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन sp2? 2, राइट? तो लेट अस सपोज, मान लेते हैं कि मेरे व्हाइट बोर्ड में जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं, उस व्हाइट बोर्ड में a sp2 है। 3 ऑर्बिटल लाइज इन द व्हाइट बोर्ड प्लेन। फिर भी a के पास एक प्योर p तो बचा हुआ है ना। p का 3 बॉक्स होता है, px py pz। लेट अस सपोज आउट ऑफ 3 2 इन्वॉल्व इन sp2 हाइब्रिडेशन, तो देयर मस्ट बी 1 प्योर p लेफ्ट। देयर मस्ट बी 1 प्योर p लेफ्ट। तो उस प्योर p का इन तीनों के रेस्पेक्ट में ओरिएंटेशन क्या रहेगा? वेरी गुड। तो उन तीनों का ओरिएंटेशन रहेगा जिस प्लेन में ए है मेरा ए हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसके परपेंडिकुलर अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, राइट? लेट इट इज पीजेड। मैं क्यों बोलता हूँ लेट इट इज पीजेड? मस्ट क्यों नहीं बोलता हूँ? सर sp2 होने का 3 तरीका है, उसमें से पीजेड हो भी सकता है, नहीं हो सकता, राइट? दैट्स वाई लेट इट इज पीजेड, करेक्ट? बट ये जो रहेगा ये प्योर p है, तो प्योर p का 2 लोब, तो प्योर p जिस प्लेन में मेरा A3 है उसके एक एबव द प्लेन रहेगा और एक बिलो द प्लेन रहेगा, इज इट राइट? वेरी गुड। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? बहुत डेप्थ का बात बोलने जा रहा हूं। तो सर ये समझ में आ गया। अब यस,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस अब यहाँ पे अगर पीजेड में, लेट अस सपोज पीजेड में जो इलेक्ट्रॉन है, अरे तो पता ना कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे हम लोग वेव कैरेक्टर देख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है भाई? और वाइटल कॉन्सेप्ट में हम लोग मान के ही चलते हैं इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, राइट। अब कोई कोई सोच लेते हैं सर क्लाउड कैसे होगा, ये तो बड़ा खराब लग रहा है, अभी तक तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बोलते रहते थे। तो जिनको खराब लग रहा है वो हवा मिठाई का दिमाग में लाइएगा। एक हवा मिठाई होता है ना जो खाते हैं, क्या बोलते हैं, शुगर, कॉटन कैंडी, यस कॉटन कैंडी, उसमें शुगर पार्टिकल है, उसको हम लोग क्लाउड बना देते हैं। नहीं है तो पार्टिकल ना, फॉर्म लाइक व्हाट, क्लाउड जैसा, जस्ट लाइक दिस। मतलब आप इलेक्ट्रॉन को क्लाउड मान सकते हैं। तो यहाँ पे जो अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसका यहाँ पे इस प्योर पी में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्लेन के ऊपर रहेगा और हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्लेन के नीचे रहेगा। मतलब इस व्हाइट बोर्ड के नीचे, राइट, परपेंडिकुलरली, करेक्ट ना। तो इस प्योर पी का इलेक्ट्रॉन क्लाउड व्हाइट बोर्ड पे कितना रहेगा, बोलना है, थोड़ा बोलना पड़ेगा। Very good. So for this pure P, this whiteboard is behave like nodal plane. Is it right? This whiteboard is a nodal plane for this pure P. Not for all, not for pure nodal plane. Obviously pure nodal plane नहीं रहेगा क्योंकि इसमें इसका इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा। बट मेरा स्टेटमेंट है this whiteboard becomes a nodal plane for this pure orbital. किसी को प्रॉब्लम? हाँ मैं बोल रहा हूँ फिर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिएगा, ये तो पक्का आप जानते होंगे स्टूडेंट कि पी ऑर्बिटल का शेप ऐसा होता है, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, करेक्ट ना। ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन क्लाउड से ही बना रहता है एक्चुअली, ठीक है। इसको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में और वहाँ पे ही सिखाऊंगा नोडल प्लेन, बट अभी मुझे रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ ये बना हुआ है, चलिए यहाँ पे थोड़ा इसको ब्रीफिंग कर ही लेते हैं। यहाँ देखिए एक किससे बना हुआ है, बोलिए सर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड से, राइट। ये कुछ ऐसा है कि पानी को 1 लीटर पानी को ग्लास में डाल दिए तो ग्लास का शेप ले लेगा, बोतल में डाल दिए तो बोतल का शेप ले लेगा, करेक्ट ना। जिसमें डाल देंगे उसका शेप ले लेगा। वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है वह स्फेरिकल क्लाउड बनाएगा, शेप लेगा। पी ऑर्बिटल में है डंबल का शेप बनाएगा, डी ऑर्बिटल में है डबल डंबल का शेप बनाएगा, राइट। तो इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल देन व्हाट इज द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड? द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डंबल, राइट। वेरी गुड। यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ से मैं बोला कि देखिए विड्थ को सेम रखते हुए यहाँ से एक स्लाइस निकालना है, और ऑर्बिटल 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट या 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट? सर ऑर्बिटल में वॉल्यूम होता है सर 3 डायमेंशनल, राइट। तो मैंने बोला कि इस विड्थ को सेम रखते हुए एक स्लाइस निकालना है और यहाँ भी विड्थ को सेम रखते हुए एक स्लाइस निकालना है। कहाँ पे अमाउंट ज़्यादा रहेगा? मटेरियल मतलब लोहा का ही बना हुआ है यहाँ पे, राइट। विड्थ सेम रखना है। इट मीन्स अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा? सर यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे कम रहेगा, राइट। वेरी गुड। पॉइंट का वॉल्यूम क्या होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? सर यहाँ तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा क्योंकि आप जैसे बता रहे हो उसके अकॉर्डिंग तो वॉल्यूम रहेगा, तभी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मानेंगे, राइट। तो इसको बोलेंगे नोडल पॉइंट। क्या बोलना है एवरीवन? नोडल पॉइंट। और नोडल पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही 0 है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी 0। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को साई स्क्वायर से बताते हैं, नहीं?
इसका मतलब यहाँ पे साई स्क्वायर का वैल्यू कितना रहेगा, 0 रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके। अब एवरीवन मान लेते, यहाँ देखना है। अब मैं बोला कि यहाँ से आपको यहाँ से एक ऐसा प्लेन गुजार देना है, जस्ट लाइक दिस, इस पॉइंट से। यहाँ देखिए, मेरे नोटबुक को देखिएगा, नोटबुक नज़र आ रहा है? तो यहाँ देखिएगा, इस नोटबुक पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑब्वियसली 0। जहां से प्लेन पास कर रहा है इस पॉइंट पे एकदम बिल्कुल इसके बीचों बीच परपेंडिकुलर, राइट? थोड़ा अपना आसपास का सब लोग सराउंडिंग देख लीजिएगा, ठीक है? एक काइंड रिक्वेस्ट है। यहाँ देखिए, बहुत डेप्थ का बात बता रहा हूँ, फ़ायदा हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये इस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 रहेगा, राइट? तो आपको नहीं लगता कि इस प्लेन के रेस्पेक्ट में इस प्योर पी का हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ रहेगा और हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ रहेगा? यस, इस प्लेन के रेस्पेक्ट में हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ रहेगा और हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ रहेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। इज इट राइट? ओके। तो वही बात मैं यहाँ पे समझा रहा था स्टूडेंट, कि यहाँ पे जो प्योर पी और वाइटल है, इस प्योर पी का 2 लोब, राइट? इलेक्ट्रॉन रहेगा कहाँ पे? इस प्योर पी में, यहाँ रहेगा और यहाँ रहेगा। और ये लोब कहाँ है? वन ऑफ द लोब एबव द प्लेन और दूसरा लोब बिलो द प्लेन, राइट? above the plane and below the plane, correct everyone? दिस इज द रीजन कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस प्योर पी के लिए क्या हम लोग व्हाइट बोर्ड को नोडल प्लेन बोल सकते हैं? फॉर प्योर पी और वाइटल, नॉट फॉर ऑल के लिए नहीं, बट इसके इलेक्ट्रॉन के लिए क्या यहाँ इसको हम फॉर दिस व्हाइट बोर्ड बिकम्स द नोडल प्लेन फॉर प्योर पी, राइट? Whiteboard is not absolutely the nodal plane. Whiteboard is not the absolute nodal plane. Absolute nodal plane नहीं होगा। वजह सर, इस whiteboard में तो इसका इलेक्ट्रॉन रहेगा ही रहेगा, करेक्ट? तो मैं एब्सोल्यूट नोडल प्लेन बोल भी नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्या हम लोग इस whiteboard को इस ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन बोल सकते हैं? इसका इलेक्ट्रॉन तो नहीं रहेगा, करेक्ट ना? ठीक है, इसका मतलब व्हाइट बोर्ड बिकम्स नोडल, लिख लीजिए, इट मीन्स व्हाइट बोर्ड बिकम्स नोडल प्लेन फॉर पीजेड। नीचे नोट कर लीजिएगा, इट मीन्स व्हाइट बोर्ड बिकम्स नोडल प्लेन फॉर पीजेड। तो आज के बाद sp2 का फिर से एक बार, sp2 का ज्योमेट्री क्या बोलिए? ट्रायंगुलर प्लेनार, राइट? और वो sp2 का जो 3 ऑर्बिटल जिस प्लेन में रहेगा, उस प्लेन के रेस्पेक्ट में जो बचा हुआ प्योर पी रहेगा, उसका ओरिएंटेशन वन ऑफ द लोब एबव द प्लेन एंड अदर लोब बिलो द प्लेन, राइट? एंड दैट प्लेन बिकम्स नोडल प्लेन, एंड दैट प्लेन बिकम्स नोडल प्लेन फॉर दैट प्योर पी ऑर्बिटल। इज इट करेक्ट? इट मीन्स दैट प्लेन बिकम्स, कौन सा दैट प्लेन? द प्लेन इन विच sp2 ऑर्बिटल ऑलरेडी लाइज, राइट? इट मीन्स दैट प्लेन बिकम्स नोडल प्लेन फॉर प्योर p, but it is not absolute nodal plane because sp2 orbital, electron of sp2 orbital already exist in that plane. अब मुझे लगता है यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है? यहाँ देखिए स्टूडेंट,
ध्यान से देखेंगे। मान लेते हैं कि मेरे पास ये है sp2 और ये एटम है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो कोई भी अदर एटम जो एटम एक के साथ बॉन्ड बनाएगा वो पहले सिग्मा बॉन्ड बनाएगा या पहले पाई बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। और यस, और वो आगे प्रूफ कर दूंगा, कुछ आज के क्लास में ही प्रूफ कर देंगे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर मेक पाई बॉन्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज मेक सिग्मा बॉन्ड। ये आज मैं प्रूफ कर दूंगा, तो अभी के लिए मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए। तो ये सिग्मा बॉन्ड किसके साथ बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा sp2 ऑर्बिटल के साथ, राइट? और सिग्मा बॉन्ड किस एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा? मॉलिक्यूलर एक्सिस, राइट? तो भाई इस ऑर्बिटल के साथ ये sp2 ऑर्बिटल, ये भी sp2, ये भी sp2, और ये तीनों सिग्मा बनाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए मान लेते हैं अगर कोई एटम बी, लाइक एटम बी को अगर बॉन्ड बनाना है तो आपको नहीं कहा कि एटम बी को इसी लाइन पे आना पड़ेगा, तभी जाकर इसके साथ एक्सेल ओवरलैपिंग करेगा। एटम बी को इस लाइन पे ही आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा सर? ऐसा नहीं कि सर ऊपर से आ जाएगा, नॉट लाइक दैट। इस तरीके से होता है, इसके साथ 1s करने जा रहा है तो इसी लाइन पे आना पड़ेगा। तो एटम बी को भी इस लाइन पे, और थर्ड बी रहेगा तो उसको भी इस लाइन पे। इसका मतलब है कि एटम ए जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है उसके साथ अगर कोई 3 डिफरेंट एटम लाइक बी एंड बी अगर बॉन्ड बनाने के लिए आ रहा है तो उन सबको भी व्हाइट बोर्ड में ही आना पड़ेगा। इज इट राइट? क्यों व्हाइट बोर्ड? यहाँ पे कितना मॉलिक्यूलर एक्सिस? तो यहाँ पे सर 3 मॉलिक्यूलर एक्सिस, ए भी मॉलिक्यूलर एक्सिस, ए भी मॉलिक्यूलर एक्सिस और ए भी मॉलिक्यूलर एक्सिस। इज इट राइट? अच्छा एक चीज मुझे बताइए स्टूडेंट, देखिए ये मेरा मार्कर व्हाइट बोर्ड पे परपेंडिकुलर है, देख पा रहे हैं? ओके इस व्हाइट बोर्ड पे कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अद्रिजा? वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस व्हाइट बोर्ड पे मेरा मार्कर परपेंडिकुलर है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, इस पे वेरी गुड, कर्व लाइन पे भी होगा, राइट? कर्व पे क्यों होगा? तो सर कर्व पे परपेंडिकुलर जहां पे आप रखेंगे मैं वहां पे टेंजेंट सोच लूंगा उस पॉइंट पे, राइट? ऐसे देख लेंगे। इसका मतलब मैंने क्या समझाया कि आज के बाद कोई भी लाइन किसी प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो वो लाइन प्लेन में एग्जिस्ट करने वाला सारे लाइन पे परपेंडिकुलर रहेगा, राइट? करेक्ट ना भाई? आप लोग पढ़े होंगे वेक्टर में ए क्रॉस बी, राइट? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या रहता है? ए पे भी परपेंडिकुलर, बी पे भी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ए और बी जिस प्लेन पे रहता है उसके सारे प्लेन पे परपेंडिकुलर रहेगा। तो दो ही लाइन है, दो ही है, ए और बी, उस पर होगा ही होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि बी, तो ए मॉलिक्यूलर एक्सिस और इस मॉलिक्यूलर एक्सिस, ऑल दिस 3 लाइन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द व्हाइट बोर्ड प्लेन। तो इसके परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर अलग डायरेक्शन रहेगा या सेम परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहेगा? सेम रहेगा। और यहां से मैंने क्या समझाने की कोशिश किया कि आज के बाद इफ एनी एटम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम से कम 100 बार इस बात को यूज करूंगा, तो सब लोग ध्यान से सुनिएगा। ये एक्चुअली मैं प्लेनरिटी का बात कर रहा हूं। एनी एटम डायरेक्टली अटैच विद sp2, कोई भी आज के बाद एटम किसी sp2 एटम से अगर डायरेक्टली अटैच होगा तो दिस एटम शुड ऑल्सो बी कोप्लानर विथ दिस एटम, करेक्ट? इफ मैं लिखवा दूंगा, इफ एनी एटम डायरेक्टली अटैच विथ व्हाट? इफ एनी एटम डायरेक्टली अटैच विथ sp2 मस्ट बी कोप्लेनर, करेक्ट? इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली। वजह सर कोप्लेनर तो होना ही पड़ेगा, ये तीनों ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करने आ रहा है एक्सियल, और ये तीनों सेम ही प्लेन में है, तो इन दोनों को भी तो सेम प्लेन में होना पड़ेगा। मैंने प्रूफ किया, लिखिए नोट करके कंक्लूजन। इफ एनी एटम डायरेक्टली अटैच विथ sp2 एटम
इन सबको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करेंगे। इफ एनी एटम डायरेक्टली अटैच विथ sp2 एटम, if any atom directly attached with sp2 must be coplanar। करेक्ट ना? यहाँ देखिए, मेरे पास दो sp2 कार्बन है। हाउ मेनी sp2 कार्बन? 2 sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। तो सबसे पहले दो कार्बन के बीच में क्या बनाएंगे? सिग्मा या पाई। और दो एटम के ज्वाइन करने वाले लाइन को मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू sp2 एंड sp2, इज इट राइट? और इस कार्बन के पास हाउ मेनी sp2 ऑर्बिटल? 3। एक तो यहां पे बॉन्ड बना लिया, बाकी तो दो बचेगा। और उसका इसके साथ कितना एंगल होगा? 120 ना। और इसका पास भी दो बचा हुआ है, इसका भी इसके साथ कितना एंगल? 120। क्या अब यहां पे क्या ए ऑर्बिटल इस लाइन के परपेंडिकुलर है? बोलना है हाँ या ना, कुछ तो बोल सकते हैं। यस है। इज इट दिस ऑर्बिटल इज द परपेंडिकुलर विथ दिस लाइन? दिस इज माय मॉलिक्यूलर एक्सिस, राइट? तो क्या ए इसके परपेंडिकुलर है? तो जो ए और ए बचा हुआ है, ये आपस में क्या लैटरल ओवरलैपिंग करेगा? लैटरल ओवरलैपिंग करने के लिए ऐसे बिल्कुल पैरेलल चाहिए। और एक जा रहा है ऐसे और एक जा रहा है ऐसे। इज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर लैटरल ओवरलैपिंग? लैटरल ओवरलैपिंग के लिए क्या सिखाया? कि मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर रहेगा, और परपेंडिकुलर होगा ये दोनों आपस में पैरेलल होगा ऐसे, जस्ट लाइक दिस, राइट? समथिंग लाइक दिस, करेक्ट ना? तो नहीं लगता कि डायग्राम इट सेल्फ हम लोग को इंडिकेट कर रहा है कि sp2 ऑर्बिटल नेवर मेक पाई बॉन्ड? क्यों सर? एक 120 पे इधर और एक 120 पे इधर, करेक्ट? अब यहाँ पे ही सब कुछ बोल देता हूँ। अगर ये एक मिनट, ये अगर ये sp रहता तब तो ये और एक इधर जाता एक इधर जाता, राइट? अगर sp रहता तो क्या होता? एक पूरब एक पश्चिम, राइट? एक ऐसे और एक ऐसे, लैटरल ओवरलैपिंग करेगा भाई। और अगर sp3 रहता तो sp3 रहता तो एक एंगल कितना रहता? 109 डिग्री 28 मिनट। अगर sp3 रहता तो 109 डिग्री 28 मिनट। तो क्या ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर हुआ sp3? सबसे ज़्यादा चांस अगर हाइब्रिड में कोई भी पाई बॉन्ड बनाता लैटरल ओवरलैपिंग का, sp3 में था, क्योंकि एंगल 109, राइट, 90 के पास था। उससे कम चांस 120 sp2 का, सबसे कम चांस sp का। तो जब sp3 ही नहीं बनाएगा तो बाकी का नहीं बनाएगा, राइट? इसलिए आज के बाद, फ्रॉम नाउ, आज के बाद हम लोग का कंक्लूजन, हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर मेक पाई बॉन्ड। डायग्राम इटसेल्फ बता रहा है, राइट? हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर मेक पाई बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज मेक व्हाट? सिग्मा बॉन्ड, करेक्ट ना? अब बच्चे क्या करेंगे कि इसका उल्टा सोच लेंगे। ओके, सर ने बोला हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर मेक पाई बॉन्ड, ओनली मेक सिग्मा बॉन्ड, देन प्योर ऑर्बिटल ऑलवेज मेक पाई बॉन्ड, नेवर मेक सिग्मा बॉन्ड। ऐसा मैंने नहीं बोला। प्योर ऑर्बिटल कैन फॉर्म सिग्मा एज वेल एज पाई। वजह ऑक्सीजन का दिखाया था ना, वो डबल बॉन्ड हो, उसमें सिग्मा भी बना है और पाई भी बना है, और प्योर से बना है, राइट? कंक्लूजन लिखिए। दिस डायग्राम क्लियरली इंडिकेट दैट, दिस डायग्राम क्लियरली इंडिकेट दैट एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, बोलिए क्या? सब लोग अपना रियल नाम से इन कीजिएगा,
पूरा नाम लिखना है ताकि मुझे पता चल सके कि कौन कौन लोग ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए मैं बोल दिया, मतलब क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट देखते हैं कि 5 स्टार 3 स्टार मोस्ट वांटेड, मतलब कुछ भी लिख के ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ, मतलब ऐसे कुछ कुछ अपना जो अच्छा लग रहा है ना वो अपना लेके ज्वाइन कर ले रहे हैं। तो इस टाइप यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पे मैं सामने मेरा यहाँ पे लैपटॉप चल रहा है, मैं जो क्लास ले रहा हूँ वो सामने देख रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन पूछना रहेगा, आपका नाम लेकर बोल दूंगा कि हाँ आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ। कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी ज्वाइन कर लेते हैं, ओप्पो, फिर कुछ सैमसंग A20 समथिंग लाइक दैट। कैसे पता चलेगा भाई कौन नाम है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे। हाँ, दिस डायग्राम क्लियरली इंडिकेट दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर मेक पाई बॉन्ड। दिस डायग्राम क्लियरली इंडिकेट दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर मेक पाई बॉन्ड, राइट, always make sigma bond, but pure orbital can form sigma as well as pi depending upon situation, ठीक है ना। ठीक है एवरीवन, ओके। एक मिनट मुझे ड्रॉ करने दीजिए उसको मैं। देखिए, मैं 2 sp2 कार्बन लिया था, AbSp2 AbSp2, राइट, 2sp2, और इसके लिए मैंने क्या लिखा, लेट इट इज पीजेड। मानते इसके पास जो प्योर है वो पीजेड है, तो उसके लिए क्या लिखा, इट मस्ट बी पीजेड। वजह, अगर ये इसके पास पीजेड है तो इसके पास भी पीजेड ही होना पड़ेगा, क्योंकि पीजेड का ओवरलैपिंग पीजेड के साथ ही पॉसिबल है, राइट। इसलिए इसके लिए लेट, तो इसके लिए मस्ट, राइट। तो सर क्या इसके पास पीजेड ही रहेगा, नहीं, मैंने बोला मान लीजिए कि पीजेड है, पी वाई भी हो सकता है, इफ इट हैज पी वाई इट मस्ट हैव पी वाई, राइट। तो बोलिए मैंने किसका डायग्राम बना दिया, किसका मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल डायग्राम। सर दिस इज द सिग्मा बॉन्ड बिटवीन फॉर्म D2 sp2 sp2, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड फॉर्म D2 sp2 and 1s, राइट। तो एक इस कार्बन ने कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया, आपके सामने है, ये कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया है, 1 बनाया है, 1 2 3 बनाया ना, यस करेक्ट। तो एक्चुअली मैं इथीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर दिया हूं, करेक्ट, यस वेरी गुड। अब यहाँ देखिए, ये आज से बहुत साल पहले, अबाउट 30 ईयर्स पहले एक क्वेश्चन IIT का था, इथीन में, यहाँ देखिएगा ए हाई, अभी जस्ट आपको पढ़ाया ना कि इफ एनी एटम ए है sp2, राइट, ये भी क्या है sp2। एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो गया कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो आज के बाद कोई भी कार्बन अगर 3 सिग्मा 1 पाई बनाएगा इट मस्ट बी sp2, राइट। इफ एनी कार्बन
मेकिंग 3 सिग्मा 1 पाई, इट मस्ट बी sp2। इट्स रिवर्स मे और मे नॉट, इसका उल्टा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट आज के बाद कोई भी कार्बन 3 सिग्मा और 1 पाई बनाता है, इट मस्ट, लिख लीजिए एक लाइन, लिखिए तो मेरी तरफ से, इफ एनी कार्बन मेकिंग 3 सिग्मा 1 पाई, if any carbon making 3 sigma 1 pi, it must be sp2। its reverse may or may not, its reverse may or may not। मतलब इसका उल्टा हो भी सकता है, नहीं हो सकता, इसका मैं एग्जांपल लेकर आपको प्रूफ कर दूंगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हाइड्रो, यहाँ देखिएगा, इस कार्बन से डायरेक्टली कौन कौन अटैच है? फर्स्ट, इसका मतलब ए हाइड्रोजन और एक कार्बन सेम प्लेन में होना चाहिए। मतलब ए और ए सेम प्लेन में, ए और ए सेम प्लेन में, करेक्ट, और ए और ए भी सेम प्लेन में, एग्री ना? इस कार्बन से कौन डायरेक्टली अटैच है? अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुनिएगा। इस हाइड्रोजन और इस कार्बन का प्लेन व्हाइट बोर्ड, राइट, और इस हाइड्रोजन और इस कार्बन का प्लेन व्हाइट बोर्ड, करेक्ट। क्या लॉजिक हो गया? ए और इसका प्लेन व्हाइट बोर्ड। फिर से एक बार, ए और ए जिसमें सिंगल टिक लगाया हूं, क्या आप व्हाइट बोर्ड में बोल सकते हैं? वेरी गुड। और जिसको डबल टिक जिसमें लगाए हैं उसको व्हाइट बोर्ड में बोल सकते हैं। तो क्या यहां से प्रूफ हो गया कि सिंगल टिक का हाइड्रोजन और डबल टिक का हाइड्रोजन भी व्हाइट सेम प्लेन में है? इसका मतलब सर पूरा मॉलिक्यूल कोप्लेनार है, राइट, पूरा मॉलिक्यूल ही, इसका मतलब मॉलिक्यूल का ईच एंड एवरी एटम लाइज इन द व्हाइट बोर्ड। मतलब सर मॉलिक्यूल बिल्कुल फ्लैट है, एक प्लेन में है, राइट। वेरी गुड। तो ए एटम, ए कार्बन, ए एटम व्हाइट बोर्ड में। पाई क्लाउड कहाँ है? तो सर पाई क्लाउड जिस व्हाइट बोर्ड के ऊपर और नीचे है, राइट। दिमाग का बत्ती जलाइए, पाई क्लाउड कहाँ रहता है? सर इस sp2 ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर में था, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, राइट। इसका मतलब यहाँ जो पाई क्लाउड है, ये जो पाई बॉन्ड बना है, ये क्या मेरा ये पाई बॉन्ड ये व्हाइट बोर्ड बना है या ऊपर बना है और नीचे बना है? ऐसे बना है स्टूडेंट, इमेजिन कर रहे हैं। और हाफ ऑफ द पाई बॉन्ड आगे और हाफ ऑफ द पाई बॉन्ड पीछे, करेक्ट। तो पाई क्लाउड का इलेक्ट्रॉन व्हाइट बोर्ड पे कितना? सर 0 है। यस सर। यहां देखिए ऐसे ना, ये है मेरा मॉलिक्यूलर एक्सिस, राइट, और हाफ ऑफ द पाई क्लाउड ऊपर और हाफ ऑफ द पाई क्लाउड नीचे। और यहाँ पे सर, यहाँ पे तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 रहेगा, ये राइट। यस, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जेई। मतलब आप लोग से आपके जन्म से बहुत पहले का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि इथीन में पाई इलेक्ट्रॉन का नोडल प्लेन कहाँ रहता है? तो इथीन में पाई इलेक्ट्रॉन का नोडल प्लेन वहाँ रहता है जिस प्लेन में कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस प्लेन में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होता है, जी राइट। क्योंकि जिस प्लेन में मेरा हाइड्रोजन कार्बन है, उस प्लेन में मेरा पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, उसके ऊपर रहेगा और उसके नीचे रहेगा, करेक्ट ना एवरीवन? और इसी को देखिए हम लोग रिएक्शन के टाइम पे ऐसे दिखाते रहते हैं। तो एक्चुअली हम लोग जानते बहुत कुछ हैं। हाफ ऑफ द पाई बॉन्ड को ऐसे भी दिखाते हैं ना, पाई क्लाउड ऊपर और पाई क्लाउड नीचे। अभी समझ में आया कि पाई क्लाउड ऊपर और पाई क्लाउड नीचे क्या समझा रहे थे?
हाफ ऑफ द पाई क्लाउड ऊपर और हाफ ऑफ द पाई क्लाउड, ये पाई क्लाउड ऊपर और ये पाई क्लाउड नीचे, करेक्ट ना? ठीक है। और इस लाइन पे पाई क्लाउड सर 0, करेक्ट? ठीक है। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव नीट में आएगा तो पकड़ में आ जाएगा कि व्हाट इज द नोडल प्लेन ऑफ फॉर पाई क्लाउड। ठीक है। चलिए, इस मॉलिक्यूल में कौन पूरा मॉलिक्यूल, ओवरऑल मॉलिक्यूल प्लेनार है या नॉन प्लेनार? पूरे मॉलिक्यूल का अगर मैं बात करता हूँ, मतलब मॉलिक्यूल के ईच एंड एवरी एटम का बात कर रहा हूँ, पूरा मॉलिक्यूल प्लेनार या नॉन प्लेनार? तो सर मॉलिक्यूल में अगर एक भी sp3 आ गया, अगर एक भी sp3 आ गया तो sp3 का हाइड्रोजन हम लोग जानते हैं टेट्राहेड्रल, इज इट राइट? और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होता है, करेक्ट ना? तो आपको नहीं था कि सर ये तो AsP3 है, तो इसके आने की वजह से पूरा मॉलिक्यूल क्या प्लेनार रहेगा? नहीं रहेगा। चलिए, तो इसका मतलब ये आंसर तो मिल गया कि ओवरऑल मॉलिक्यूल इज नॉट प्लेनार, ओवरऑल मॉलिक्यूल इज नॉट प्लेनार। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस मॉलिक्यूल में कौन कौन सा एटम एटलीस्ट सेम प्लेन में है? तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगा देंगे, इफ एनी एटम डायरेक्टली अटैच विद sp2 मस्ट लाई इन द सेम प्लेन, इज इट राइट? तो ये sp2 है, भी sp2 है, इस sp2 डायरेक्टली ये हाइड्रोजन अटैच है, क्लोरीन अटैच है, तो क्या हम बोल सकते हैं? देखिए, तो जिसको मैं सर्किल किया, इस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, ऑब्वियसली व्हाइट बोर्ड में सारा हाइड्रोजन नहीं रहेगा, बट एक कार्बन तो डैम श्योर व्हाइट बोर्ड में रहेगा, अकॉर्डिंग टू माई कॉन्सेप्ट कि इफ एनी एटम डायरेक्टली अटैच sp2 कार्बन, तो कार्बन तो डायरेक्टली अटैच है, इसका ये हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं है sp2 से, बट कार्बन डायरेक्टली sp2 से अटैच है, करेक्ट ना? इसलिए जिसको मैंने सर्किल करके खींच दिया, ये मेरा इस मॉलिक्यूल का प्लेनार यूनिट है। ओके एवरीवन, इसका मतलब ये ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन प्लेनार है, बट इसका ये यूनिट प्लेनार है। तो सर इस टाइप का बात कहीं पे यूज में आएगा? बिल्कुल आएगा, और बायो वाले के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वजह, आप लोग को प्रोटीन तो पढ़ना है ना, पेप्टाइड बॉन्ड, अब बोलेंगे ही नहीं। अब जेई में बहुत पहले ही क्वेश्चन आ गया था, व्हाई पेप्टाइड, एक मिनट लेट मी फिनिश, व्हाई पेप्टाइड बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर? पेप्टाइड बॉन्ड तो पक्का जानते होंगे, यस। तो पहला तो ऑब्जेक्टिव हो गया, व्हाई पेप्टाइड बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग था, बाद में मैं पढ़ा दूंगा वहाँ पे, उसमें रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। और दूसरा, अराउंड द पेप्टाइड बॉन्ड कौन कौन सा एटम सेम प्लेन में रहेगा, कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा। और आपको पता ही है प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो प्रोटीन का जो बनता है वो तो एमिनो एसिड से बनता है, राइट? और डिफरेंट एमोनो एसिड का डिफरेंट कम्बिनेशन से प्रोटीन बनता है। हाँ बोलिए स्टूडेंट, आप में से कुछ पूछ रहे थे। किसके लिए? इस, हाँ प्लेनेटरी कॉन्सेप्ट में डायरेक्ट, हाँ प्लेनेटरी कॉन्सेप्ट में मैं आपको ये बोल रहा हूँ, यस, कि इफ़ एनी एटम डायरेक्टली अटैच विथ sp2 कार्बन, इफ एनी एटम डायरेक्टली अटैच विथ sp2 एटम मस्ट लाई इन द सेम प्लेन इन विच दैट sp2 एटम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यही लॉजिक लगाना है। तो इससे डायरेक्टली अटैच ए और ए है, तो इस हाइड्रोजन का इस क्लोरीन का इस क्लोरीन का, इस हाइड्रोजन का इस क्लोरीन का इस कार्बन का सेम प्लेन, मतलब ए चारों सेम प्लेन में रहेगा, करेक्ट? फिर इसका भी तो sp2 है, इससे डायरेक्टली अटैच, ए हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये कार्बन, आपको देखना पड़ेगा
हर मॉलिक्यूल में अलग अलग तरीके से। तो इस तरीके से पूरा क्या हो जाएगा, जिसको मैंने सर्किल किया सेम प्लेन में हो जाएगा। बट इससे अटैच हाइड्रोजन क्या इससे डायरेक्टली अटैच है? डायरेक्टली अटैच नहीं है। इसको हटाएं, एक और एग्जांपल लेते हैं। sp के लिए आएंगे थोड़ा सा। sp के लिए हम लोग प्लेनार बोलेंगे। अब एक दो टर्म, आप लोग तो मैथमेटिक्स का भी थोड़ा बहुत स्टूडेंट है। को प्लेनार और कोलिनियर, एक कॉन्सेप्ट कोलिनियर का भी तो होता है, लाइंग अलोंग द सेम लाइन। उसको तो sp के लिए कोलिनियर बोलेंगे, इसके लिए को प्लेनार बोलेंगे, राइट। एक बड़ा इंटरेस्टिंग बता दिया गया अभी। कैसे जैसे हम लोगों को लग रहा है कि सर इस 45 या 60 में एकदम कमाल कर देंगे, नहीं सब कुछ पढ़ लेंगे। कितना सिंसियरिटी से आप लोग जो लगे हुए हैं, नहीं मोटा मोटी। यस सर, इसी सिंसियरिटी से अगर 2 साल लगे रहते, मैं आप लोगों को डाउन नहीं दे रहा हूँ, एकदम रियलिटी से वाकिफ करवा रहा हूँ, ये फैक्ट है। और एक्चुअल में जो स्टूडेंट मुझे इसमें से कुछ 2 4 5 स्टूडेंट मुझे जानते भी हैं, डे 1 से जब क्लास 10th के बाद 11th बच्चे आते हैं, मैं वहाँ से ही बोलता हूँ कि भाई पहले नॉलेज डेवलप कीजिए। बोर्ड हो जाता है और हो भी जाता है, एक्चुअल हो जाता है। अगर आप IIT और मेडिकल के इंट्रेंस एग्ज़ाम के ऊपर अगर चले गए, उस लेवल पर पहुँच गए, तो बोर्ड कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। मतलब बिल्कुल पानी हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। बट उस टाइम पे एक्चुअली माहौल और सर्कमस्टांसेज ऐसा है, और हम लोग जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, और उस चीज़ में हम लोग को भी, मुझे भी करना पड़ता है। जैसी बार ही मैं 11th का क्लास स्टार्ट किया हूँ, तो केमिस्ट्री का, और मैं भी प्रीवियस एक्सपीरियंस से ही आगे का अपना बैच को गाइड करना स्टार्ट किया हूँ। तो मैंने एक अपने आप को, भाई हमको जिंदा भी तो रहना पड़ेगा गुवाहाटी में, तो मैं भी क्या किया, उसी तरीके से काम कर रहा हूँ। अब मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पेन आ गया, 4 क्लास केमिस्ट्री का देता हूँ अब 11th का, इस साल से 3 क्लास जो मेरा अपना केमिस्ट्री पढ़ाने का तरीका है, बेस्ट वाला है एकदम A to Z उसमें बात। और एक वीक में एक दिन, अभी से ही डे 1 से इस बार, इस कौन सा केमिस्ट्री फॉर स्कूल एग्ज़ाम, मिशन क्लास 11 पास मतलब 11 पास करना है, 3rd टर्मिनल जो भी है। और उसे बोल के रखे हैं, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना NCERT सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। उसको दोबारा पढ़ाऊँगा रेगुलर क्लास में, उपाय नहीं है, बोर्ड का भी देखना पड़ेगा। अब होता क्या है कि अब आज क्लास इतना ही यहाँ पे ही बाइंड अप कर रहा हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके बाद लिख कीजिएगा।